आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका आपके महबूब शो आदाब डॉक्टर में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हदिल अजीज़ नाबग़े रोज़गार शख्सियत जनाब हकीम सलमान खान दूर साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। इस्तकबाल हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो जी तो ये चाहता है कि आज हकीम साहब की गज़ल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। कुछ ऐसी रंगारंगी है, कुछ ऐसी दिलफरेबी है, दिलकशी है, रानाई है इस गज़ल में, दिल को अपनी जानिब खींच लेने का एक ऐसा मौसर और ताकतवर इसमें उन्सर पाया जाता है कि आज कोई क़स्सा सुनाने को जी नहीं चाह रहा है। जी चाह रहा है कि आज हकीम साहब की गज़ल हो और प्रोग्राम का आगाज़ हो। इससे खूबसूरत आगाज़ हो ही नहीं सकता। लिहाजा आज सीधे हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे उनके खूबसूरत कलाम की गुजारिश करते हैं। गज़ल का मतलब पेश करूँ। इरशाद हकीम साहब। मैं वो महकश हूँ जिसे जाम से होश आता है। वाह। मैं वो महकश हूँ जिसे जाम से होश आता है, बेशतर गर्दिश अय्याम से होश आता है। वाह। बेशतर गर्दिश अय्याम से होश आता है। मैं वो महकश हूँ जिसे जाम से होश आता है। उनकी तज़लील से होता है गुजारा मेरा। वाह वाह। उनकी तज़लील से होता है गुजारा मेरा। आजकल लज्जत दुश्नाम से होश आता है। क्या कहने। आजकल लज्जत दुश्नाम से होश आता है। और शेर देखें, कामयाबी में कभी होश रहा कुछ मुझको, कामयाबी में कहाँ होश रहा कुछ मुझको, कामयाबी में कहाँ होश रहा कुछ मुझको, अब मुझे हसरत नाकाम से होश आता है। वाह। कामयाबी में कहाँ होश रहा कुछ मुझको, अब मुझे हसरत नाकाम से होश आता है। और होश में ला न सके शेख ब्रह्मन मुझको, होश में ला न सके शेख ब्रह्मन मुझको, होश आता है तो असनाम से होश आता है। क्या कहने मुकर्रर। होश आता है तो असनाम से होश आता है। होश में ला न सके शेख ब्रह्मन मुझको, होश आता है तो असनाम से होश आता है। और मक्ते का शेर है कि तूर कहने को तो औसान ख़ता है मेरे, तूर कहने को तो औसान ख़ता है मेरे, उस दरीचे से मुझे बाम से होश आता है, उस दरीचे से मुझे बाम से होश आता है। मैं वो महकश हूँ जिसे जाम से होश आता है, बेशतर गर्दिश अय्याम से होश आता है। बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल कर्नल साहब, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो आपने किस्सा सुनाया था वो इतना लाजवाब था कि मुझे समझ ही नहीं पड़ा कब किस्सा चालू हुआ और कब आपने खत्म कर दिया। और मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप हयात में आपके ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रहे। आमीन आमीन। आमीन कर्नल साहब, बहुत खुशी होती है जब आपसे दिन में 2 बार मुलाकात हो जाती है। दीवानगी की कौन सी मंजिल पे हूँ मैं आज, अपनी तलाश थी तो तुझे ढूंढता रहा। दीवानगी की कौन सी मंजिल पे हूँ मैं आज, अपनी तलाश थी तो तुझे ढूंढता रहा। हालांकि हमसे साकी हमेशा खफा रहा, हालांकि हमसे साकी हमेशा खफा रहा, फिर भी हमारा उससे ताल्लुक़ जुड़ा रहा। दीवानगी की कौन सी मंजिल पे हूँ मैं आज, अपनी तलाश थी तो तुझे ढूंढता रहा। एक अपनी बहुत पुरानी गज़ल की शेर मुझे याद आया और बार बार आता था मुझे याद और बार बार भूल जाता था, लेकिन
मैं 2 शेर पूरे कर पाया, हालांकि पूरी गज़ल है ये, और वो बाकी शेर याद नहीं आए। हकीम साहब, कहते हैं कि जब तजल्लियात के वफूर से अक्ल का शीशा चकनाचूर होता है तो फिर इंसान एक आलम जज्ब में जाता है। जज्ब की ये कैफियत दीवानगी से मौसूम है, लेकिन ये दीवानगी वो है जो जिस पर फरजानगी भी कुर्बान है, वो भी उसके आगे हाथ बांधी खड़े नजर आती है। क्या बात है। तो फरजानगी से दीवानगी, दीवानगी से फरजानगी, ये कौन सी मंजिल है, ये कौन सा मकाम है, ये कौन सा दयार है? क्या समझना चाहेंगे हम इससे? देखिए, ये जो उरूज के कदम जब उठने लगते हैं और हम उस रास्ते को पूरा कर लेते हैं, जब जो ज़ाहिरी रास्ता है, तो फिर हर कदम हमारा उरूज की तरफ निकल पड़ता है। और ये उरूज ऐसा है कि सिर्फ उसे समझ में आता है जो इसका मुसाफिर है या जिसने इससे वाबस्ता किताबें पढ़ी हो, वरना एक मैंने बहुत से लोग अभी भी जिंदा हैं, देखता हूँ, गांव जाता हूँ तो शहर में अगर कोई दीवाना पागल हो तो उसे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता, और पता नहीं इसका क्या होता होगा। और मैं जो गांव की तरफ भागता हूँ बार बार हर महीने, तो वहाँ कुछ ऐसे मजजूब से लोग हैं कि आप जब उन पर सोचते हैं कि ना उन्हें गर्मी में गर्मी लगती है और ना सर्दी में ठंड लगती है। साइंटिफिक एतबार से ये मंजिल अजीब है कि जब ये पारा हमारा बढ़ता है या कम होता है, हिंदुस्तान के जो मौसम हैं उनके हिसाब से अब के 49 तक पारा चला गया, लेकिन वो दीवाने उसी तरह खुश है जैसे वो एक खुशगवार मौसम में रहते हैं। और जब सर्दी इतनी पड़ती है कि बर्फ जमा चाहती है, तब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो नल के नीचे बैठ के बमे कपड़ों के नहा रहे हैं, ना उन्हें फुरेरी आ रही है। तो मैं उनको बड़ा गौर से देखता हूँ, और उन्हें पागल तो कहते ही हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह के मजसूब बंदे हुए तो मैं सोचता हूँ कि ये हम इनके लिए कुछ क्या क्या सोचते थे, क्या क्या कहते थे। एक मुझ में बड़ी ख़ास बात है कि मैं किसी पागल की मजाक नहीं बनने देता, कोई किसी को बनाने नहीं देता। बहुत अच्छी बात है। और वो पागल जब हजारों लोग छोड़ के मेरे पास आते हैं और मेरी तौहीन करते हैं, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। किसी की कोई तौहीन करे तो उसे तो गुस्सा आता है, तकलीफ आनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, और मैं खुश होता हूँ। और दूसरे लोग अरे भगाओ इसे, मारो इसे, मैंने मारना नहीं इसको, इसे जो कहना है कहने दो। कब तुझे क्या तेरा महबूब बना कर रख दे, कब तुझे क्या तेरा महबूब बना कर रख दे, कब तुझे क्या तेरा महबूब बना कर रख दे। इश्क वो शे है जो मजजूब बना कर रख दे। वाह वाह हकीम साहब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और अचानक वो याद आ गई गज़ल आबदा परवीन साहबा ने गाई है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है।
जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। शायद ये सूफी तबस्सुम साहब का कलाम है, किसका है मुझे कलाम याद नहीं कि किसका है, लेकिन उनकी आवाज़ में ये सुना है और बड़ी मशहूर ये गज़ल है। और वो आबदा परवीन है शायद। हाँ जी, उनकी आवाज़ और उनका अंदाज, लुक, हाँ, और लुक भी उनका वैसे ही। उनका लुक देखें, वो भी मजजूबों की तरह ऐसे बाल बिखराए हुए और ऐसे चीख के चिल्ला के गाती हैं और सूफिया कलाम पढ़ने के लिए मशहूर हैं। तो ये कैफियत, दरअसल ये गज़ल मैंने गुज़िश्ता दिनों में पढ़ी थी, जो इससे लीक से हटकर कही थी, क्योंकि मेरा काफिया तो मीम चल रहा है 2 साल से, जी, मीम का काफिया। लेकिन वो ये जो लफ्ज़ है ना मजजूब, इससे मैं बड़ा मुतासिर था, और मजजूब, महबूब। लेकिन इन तमाम कवाफियों में मुझे मजजूब ऐसा टच करता था कि यार ये क्या लफ्ज़ है, और इसकी गहराई हर शख्स नहीं समझता है, लेकिन मेरी ये गज़ल होनी चाहिए इसमें। तो फिर वो गज़ल शुरू हुई, मतलब कहा कि कब तुझे क्या तेरा महबूब बना कर रख दे, आहा, वाह वाह, इश्क वो शे है जो मजजूब बना कर रख दे। मुकर्रर हकीम साहब, मुकर्रर। कब तुझे क्या तेरा महबूब बना कर रख दे, इश्क वो शे है जो मजजूब बना कर रख दे। तो पूरी गज़ल याद नहीं आ रही क्योंकि ताज़ी गज़ल है, 1 आध महीने पहले कही थी। और फिर मैंने इसे रिकॉर्ड भी करवाई, और उसने रिकॉर्ड करके भेजी तो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने कहा इसमें वो सूफियाना रंग नहीं आया, गाने के अंदाज में भी सूफियाना रंग होना चाहिए। जैसे अभी बात चली थी कि आबिदा परवीन, तो उनका लुक भी वैसा और उनका पढ़ने का अंदाज भी वैसा और कलाम भी वैसा हो। तो उसने मुझसे वादा किया गुलकार ने कि मैं उसे वैसा ही बनाऊंगा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, वक्फे के बाद हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए मिलकर हकीम साहब को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। इस्तकबाल पुरतपा खैर मकदम हकीम साहब। शुक्रिया, आदाब। जमीला साहिबा आपसे मुखातिब है, नुसरत साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार। जी जमीला साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पीरियड के टाइम में कमर में बहुत दर्द रहता है 2-3 दिन तक। सिर्फ उसी वक्त में होता है या वैसे भी रहता है? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं है हकीम साहब। अगर जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? नहीं है। अगर सिर्फ उन्हीं अय्याम में रहता है हकीम साहब तो क्या करेंगे? जो देखिए, अगर उन्हीं अय्याम में आपके दर्द रहता है तो इसका मतलब कुछ और है, और वैसे भी रहता है इसके अलावा, और इन अय्याम में बढ़ जाता है तो उसका मतलब और है। तो हैज की तकलीफ़ ख़वातीन को होना तय है, उनमें कमी बेशी होती है। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको हद से तजावुज़ कर जाता है तकलीफ़, तो वो उसके लिए इलाज भी करा सकते हैं, लेकिन इस तकलीफ़ को बंद नहीं करना चाहिए। तकलीफ़ इतनी हो कि काबिल बर्दाश्त हो, और जितनी लोगों को होती है। तो अगर उन्हीं अय्याम में होता है तो गौन सियाह आप एक खुराक रोज़ाना लिया करें खाने के बाद दूध के साथ। और इसके अलावा अगर नहीं होता है उन अय्याम में तो गौन सियाह आधा ग्राम और 1 या 2 चुटकी हल्दी का पाउडर उसके साथ, यानी आधा ग्राम हल्दी और आधा ग्राम गौन सियाह दूध के हमरा कुछ वक्त आपको लेना चाहिए। जी नुसरत साहब, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। शगुफ्ता जी, मेरे 3 सवाल है। जी, पहला
हाकिम साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि मैं रोज से खजूर लिए तो क्या मेरे को मल्टीविटामिन की गोली लेना जरूरी है या नहीं? जरा आप मेरे को उसके बारे में बोलिए। ठीक और है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मल्टीविटामिन की गोली के साथ में ये मैं 2 बार हफ्ते में 2 बार कैल्शियम की गोली लूं या बोलिए आप? ठीक है। तीसरा? और तीसरा सवाल मेरे शौहर के दोस्त है, उनको कुछ ये बवासीर के ऑपरेशन हो गए उनको, तो अभी उनको यूनिन की नली में कुछ इन्फेक्शन बताए हकीम साहब, अब फिर बेचारों को ऑपरेशन बोल रहे, तो अभी उन्होंने वो इन्फेक्शन हटाने के लिए क्या करना चाहिए उन्होंने, जरा उसके बारे में भी बोलिए। बेहतर। ठीक। शायद अब ऑपरेशन की नौबत ना आए। 2 चुटकी लाजवंती और 2 चुटकी लाजवंती, 2 चुटकी अलसी का पाउडर और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, ये 1 खुराक या 2 खुराक दिन में 2 बार खानी है। 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून को पानी में मिलाकर उन्हें 2 बार दीजिए। खाने से पहले या बाद में कभी भी दे सकते हैं। दोहरा देता हूँ नुस्खा। नमक जैतून 1 या 2 चुटकी पानी मिला दें। पानी 1 गिलास हो या 2 गिलास हो तो बेहतर है। और इस पानी से 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, 2 चुटकी अलसी और 2 चुटकी में जितनी लाजवंती आए इसमें मिलाकर या किसी भी तरह मलाई मिलाकर, दूध में मिलाकर किसी भी तरह पी लें। और ये नमक जैतून का पानी पी लें दिन में 2 मरतबा, तो इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा मुमकिन है। आयशा साहबा, इनका सवाल, आयशा साहबा आप फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी, मेरे 2-3 सवाल हैं और ज़रा आप मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। हाँ, बेहतर। जी, एक्चुअली ये क्या हुआ कि पिछले मतलब इस रमज़ान में मुझे हड्डियों का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। बड़ी मुश्किल से मैं रोज़े रह पाई। मैं डॉक्टर के पास गई थी तो वो रूमेटोलॉजी का प्रॉब्लम हो सकता है बोल के बता रहे थे, और कुछ टेस्ट RA फैक्टर वगैरह कुछ टेस्ट लिखे हैं, वो उसका भी रिजल्ट नहीं आया। और बहुत ज़्यादा मतलब अनी हाथों में जो मुट्ठी में बिल्कुल भी सुबह सेंसेशन ही नहीं रहता है। मुझे एक दूसरे मतलब दोनों हाथों को हिला हिला के वापस सेंसेशन लाना पड़ता है, ऐसा है। और मैं गोंद सिया ले रही थी तो बीच में क्या हुआ कि पेट का बड़ा मसला हो गया और मुझे छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद से अभी दोबारा से शुरू करी हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा मसला है और बाल भी झड़ रहे हैं। और मेरा पहले ऐसा नहीं होता, मतलब पहले वज़न मेरा अगर बढ़ भी गया तो जल्दी से कम भी हो जाता था, अभी कम भी नहीं हो रहा है। आपकी उम्र क्या है अम्मी? आयशा, आपकी उम्र क्या है? 30। ठीक है। और हमारे अम्मी के मुतालिक एक सवाल है जी। कि उनको बाईपास सर्जरी हुआ था, तो अभी उनको 1 साल होने को आ रहा है। और रिसेंटली उनकी हाथ की उंगली टूटने की वजह से उनको जो ब्लड प्लेटलेट्स की और ब्लड थिनर्स जो होते हैं ना, उसके लिए टैबलेट्स रोक दिए गए थे, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है बोल के। तो उसके बाद से उनका BP बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो रहा है। BP की गोली लेने के बावजूद भी BP बैलेंस नहीं हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कभी बहुत बढ़ जाता है। और सर में बहुत ज़्यादा परेशानी, तकलीफ है उनको। सर आवाज़ है, कानों में, सर में आवाज़ है, और वो तकलीफ बहुत गुना बढ़ गई है अभी तो। ठीक। जी हकीम साहब। अच्छा, देखिए, एक एक्सरसाइज जो आपकी वालिदा के लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
और वो ये है कि ये कान आप अपने मोंढे से मिलाएं, ये, और एक दिन में कम से कम 3 मिनट ये अमल हो जाना चाहिए, और मुमकिन हो तो उससे ज़्यादा ही करें, 3 मिनट मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ। और एक ये ऐसे पूरी तरह, देखिए ये मुड़ जाता है और यहाँ तक आ जाता है हमारे कंधे तक, ये भी एक्सरसाइज दोनों लोग करें। इससे क्या होगा कि हमारी जो नसें यहाँ पर दब जाती हैं डिस्क में, वो डिस्क उसको छोड़ देती है नस को, और नसें से खून का फ्लो ठीक होता है, तो हमारे हाथों में जो गैर हसास तरीके से काम करने लगते हैं उसमें एहसास वापस आता है। और मम्मी के कानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, सर की परेशानी के लिए और कानों की आवाज़ों के लिए, और आपके हाथों के में जो परेशानी है उसके लिए। और ये अच्छा है कि आप गौनसिया खा रहे हैं, 2 टाइम नहीं चले तो 1 ही टाइम खा लेना, लेकिन लिया ज़रूर करें। और जब 1 महीना हो जाएगा तो आपको एक खातिर का फ़ायदा होना चाहिए। अगर 1 महीने में 20-30% भी फ़ायदा हो तो अल्लाह का शुक्र करें। और क्या सवाल था? जो इनका मसला है हकीम साहब, सुबह सुबह हाथों में सेंसेशन यानी महसूस नहीं होता कुछ भी इनको। हाँ, हिस उसका नहीं। जवाब दे दिया मैंने। जी। और वालदा का उनका मसला ये है कि बीपी फ्लक्चुएट करता है। हाँ, बीपी कंट्रोल करने के लिए नमक ज़ैतून पानी में मिलाकर 1-2 चुटकी उन्हें खिलाया करें। डॉक्टरों का इलाज भी करते रहे, लेकिन ये ज़रूर खिलाएं, 1 बार या 2 बार पानी में मिलाकर पानी पिला दिया करें। बीपी को बड़ी राहत होती है इससे, और क्योंकि वो मरीज़ रही हैं हार्ट ब्लॉकेज की, तो उसमें बड़ी राहत होगी। और जिसको भी ये अमल होता है तो बार बार होता है, हार्ट ब्लॉकेज वगैरह वगैरह, तो ये दोबारा से नहीं होने देता। वरना जिसको भी होता है वो 2-4 साल में फिर से ब्लॉकेज होते हैं, और क्या क्या होता है। और ये कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, और चाहे तो उनको एक खुराक गौनसिया की भी दे सकते हैं, ताकि उनकी नर्व में ताकत आ जाए। और वो दवाएं दे रहे हैं ऑपरेशन से पहले के लिए जो, अगर तो वो दे सकते हैं आप उन्हें भी, लेकिन ये इलाज भी साथ में शुरू करें तो बेहतर है। जी। कश्मीर से हैं हमारे साथ शाहीना साहबा, बताएं बहन क्या सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। वालेकुम सलाम। मेरी उम्र से है। मेरा सवाल ये है, मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा। गर्मियों में मेरे खास पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। दूसरा सवाल ये है कि वक्त से पहले बालों को सफ़ेद होने से कैसे रोका जाए? ठीक है। एक नुस्खा जो आपके मिजाज को कंट्रोल करेगा, और जो लोग इस तरह के होते हैं, और मिजाज अगर कंट्रोल होगा तो वक्त से पहले बाल जो सफ़ेद होने लगते हैं वो खुद रुक सकते हैं। और जिनका मिजाज कंट्रोल होता है वो इम्यूनिटी की दवाओं से होता है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर ज़रूरत के हिसाब से हो तो फिर आप आसानी से बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। तो उसके लिए सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 100-100 ग्राम ख़रीदें, और उन्नाब की गुठली निकालना ज़रूरी है, उसे फेंक दीजिए, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाकर आप लगातार 6-7 महीने इस सफ़ूफ को कम से कम 1 बार दिन में सुबह
गर्म पानी या चाय के हमरा लें। एक ही टाइम लेंगे तब भी आपको फ़ायदा मुमकिन है, और बहुत ज़्यादा परेशानी है 2 बार ले सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा। एक और ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर हुए। आप कहीं ना जाएं, देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए मिलकर हकीम साहब को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। इस्तकबाल पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। शुक्रिया, आदाब। उर्मिला जी, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है, फरमाइए। मैंने ना दवाई ली थी यहाँ से। कौन सी दवा ली थी? एक तो लिया था मैंने, क्या बोलते हैं उसको, एलोवेरा का छिलका। हाँ। एक हाँ। दूसरा था वो, तो क्या है, व्हाइट कलर का क्या है वो, नाम ही नहीं आ रहा मेरे मुंह में इस टाइम। किस चीज के लिए लिया था जी, बता दें। एलर्जी के लिए लिया था। गोंद मोरिंगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। और एक वो कैप्सूल लिए थे। कैप्सूल कौन से लिए थे? किस चीज़ के लिए? एलर्जी के लिए सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एलर्जी कैसी है, कुछ बताएंगे? एलर्जी खुजली होती है, उसके बाद काले हो जाते दाग, बारीक बारीक दाने आ जाते हैं उससे। अच्छा, पित्ती सी तो नहीं उछलती? नहीं, पित्ती सी तो नहीं होती। ठीक है। ये जो सिरका आप लेते हैं, जब इसे इस्तेमाल करें तो एक चुटकी खाने का सोडा इसमें डालकर इसको यूज़ करें, और एक चुटकी रोज़ाना काली मिर्च का पाउडर खाया करें, कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। और ये जो आप गोंद मोरिंगा इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ आधा चम्मच अलसी का पाउडर खाया करें, दिन में कम से कम 1 बार। आप 3-4 महीने अगर ये इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। भूपेंद्र मिश्रा जी, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है। हाँ सर, नमस्कार। आदाब। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ सर, एक आदमी मेरे बगल में एक लड़का रहता है, उसको एलर्जी हो गई है 1 साल से। पूरे शरीर में उसके खुजली होती है और काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। हाँ, फिर वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, तब खुजलाते हैं। तो मैंने उसको ये कहा था कि अलसी भून कर थोड़ी पीस लो, और खाने का सोडा और जैतून, नमक जैतून। तो 1 महीने से मैंने मंगाया था, वो खा रहा है। हाँ, इसके साथ ये नुस्खा तो आपने सही बताया। इसके साथ एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर ज़रूर लें। इंतहाई दर्जे की एलर्जी है बच्चे को, और 5-6 महीने लगातार इलाज की ताकीद करें। ये बहुत आसानी से कंट्रोल नहीं होगी, थोड़ा सा संयम रखें और भगवान से मदद मांगें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी। सदफ हैं औरंगाबाद से, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी जी, हमारे 2 सवाल है। हाँ, पहला ये सवाल, हमारा भाई है 15 साल का, क्या वो गोंद मोरिंगा खा सकता है पिंपल्स के वास्ते? ठीक है। और दूसरा ये सवाल है कि गोंद मोरिंगा कितना लेना है, आधा चम्मच लेना है या 1 चम्मच लेना है पिंपल्स के वास्ते? ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा, गोंद मोरिंगा सिर्फ 1 ग्राम लेते हैं, आधा चम्मच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 चम्मच तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। 1 ग्राम रोज़ाना खाना है, और आपके भाई के लिए उम्र ऐसी है कि वो ज़रूर ले सकते हैं,
और साल हर साल ले सकते हैं, जब तक उम्र उनकी बालिग नहीं हो जाती, जब तक ले सकते हैं, जब तक उनकी ग्रोथ का वक्त है, जब तक ले सकते हैं। इंशाल्लाह उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, एक सवाल और है हकीम साहब, अब 1 ग्राम का तयन कैसे करें? अब जैसे ये छोटी बच्ची है, मुश्किल से 17 साल की उम्र होगी, भाई भी छोटा है, अब अगर ये दोनों खुद ही लेना चाहें, कोई बड़ा घर में है नहीं या उससे पूछे बगैर ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्हें तब पता होना चाहिए कि 1 ग्राम की मिकदार कितनी होती है, अगर जैसे आप चने के बराबर या काबुली चने के बराबर बताते हैं। एक सवाल और है कि अगर मिकदार ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या नुकसान भी होता है? हाँ देखिए, मिकदार तो मैं बताता ही हूँ जी, और उसमें लोग थोड़ी सी कमी बेशी कर लेते हैं। हाँ, जाहिर है, एक चुटकी, देखिए एक चुटकी में जो आता है वो 1 ग्राम का चौथाई हिस्सा आता है, यानी 4 चुटकी अगर आप लेंगे तो 1 ग्राम बनेगा तकरीबन। जी, तो हर दवा की एक मकदार होती है, तो 1 ग्राम का मतलब है 4 चुटकी। अब आधा ग्राम लेना हो तो 2 चुटकी, उससे भी आधा लेना हो तो 1 चुटकी, ऐसे मकदार बना ले। दरअसल ग्राम मैं इस वजह से नहीं बताता हूँ कि हमारे तिब के औज़ान जो हैं, अगर मैं वो बयान करने लगूँ तो आज कोई भी उसको समझेगा नहीं। तोला, माशा, रत्ती, ये औज़ान हैं, तो मैंने ही ये निकाले हैं कि आदमी को बता दूं कि चने के बराबर और मसूर के दाने के बराबर और 1 चुटकी, 2 चुटकी, 4 चुटकी, ये चुटकियों वाले सारे नुस्खे जात मैंने ही आपको बताए हैं। हकीम साहब, मुद्दत से आपको इंतज़ार था और यही कहना चाहेंगे कि ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से। जी हाँ दयावती जी, बहुत शिद्दत से इंतज़ार था और यही कहेंगे बेसब्री से इंतज़ार था। कहाँ थी आप? जी, अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब, मैं देहरादून आ गई बेटी के पास, यहाँ पे टीवी नहीं है, तो मैंने कहा तुक्के का भिड़ाया, ऐसे मिल गया मेरा, मगर मेरे भाई से बात कर लूं। अरे बाबा, आप बता के जाया करिए। मैं इतना परेशान हो गया, 2-3 प्रोग्राम में मैंने आपको याद किया कि पता नहीं सब खैरियत हो, आपकी तबीयत अच्छी हो, आपके पति अच्छे हो, नाती पोते अच्छे हो। बल्कि मैंने अपनी पत्नी से कहा, पता नहीं कि दयावती जी, इसके लिए मैंने बोला भी कि क्यों नहीं आ रही हैं, क्या तकलीफ़ है। तो बहुत अच्छा किया आप जुड़ गए और मैं मुंतज़र था, भाई बता के जाया करिए। मैं बहुत फिक्रमंद हो गया था। आप सब खैरियत से हैं ना? जी, भाभी क्या? सब ठीक ही चलता है, कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी के साथ रहता है। तो अब कब वापस आएंगे आप? अभी भाई साहब 1 तारीख को आऊंगी मैं, पर मैं करती रहूंगी बीच बीच में, भगवान मतलब कोई सवाल तो नहीं है? करते रहते भाई जान का। हाँ, सवाल तो नहीं है भाई साहब, तो सब अच्छा है, सब ठीक है, काफी लोग ठीक हो रहे हैं। और एक मरीज है जो 50 साल की है, तो वो कह रही है काफी 2 डब्बे खा लिए तो घुटने थोड़े से मुड़ नहीं रहे। कुछ फायदा बता रहे हैं? हाँ, दर्द में काफी फायदा है, बस थोड़ी सी अकड़न रह रही घुटनों में, तो मैं उनको बार बार कह रही हूँ कि आप थोड़ी सी तसल्ली रखो और विश्वास रखो। हकीम साहब के साथ साथ हम सबको इंतज़ार था, लेकिन हकीम साहब को जितना शिद्दत से इंतज़ार था, वो देखिए आपका नाम सुन के एकदम चेहरे पर उनकी खुशी आ गई और मैंने भी पहली बुझवाई और हकीम साहब ने बूझ ली। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ये अगर मरीज जो हैं उनको 10-20% भी फ़ायदा है तो दवा का इस्तेमाल जारी रखें। होता ये है कि दवा के मशवरा देने के बाद हमारा इख्तियार ख़त्म हो जाता है, अब भगवान का और आपका इख्तियार रह जाता है। तो वो किसी को जल्दी फ़ायदा देता है, किसी को देर में। 3 महीने में अगर 10-20% भी फ़ायदा है तो दवा छोड़े नहीं। और
बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है तो दवा ले नहीं। वैसे इसके रिज़ल्ट ऐसे बहुत कम होते हैं कि फ़ायदा ना हो, तो ये अब उन पर तय करना है कि उन्हीं को तय करना है कि दवा जारी रखनी है कि नहीं। किसी को बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ता है, किसी का भगवान ज़्यादा इम्तिहान लेता है, किसी का कम लेता है, तो वो खुद तय करें कि उनको कितना फ़ायदा, कितनी दवा लेनी है। आयशा जी, इस्तकबाल है आपका, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आयशा साहब, जरा ऊंची आवाज़ से। अपना खैरियत है पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी मेरे को ऐसा, मैं नल्ला था ना, घर में पानी है, तो मैं पानी में ज्यादा सर्दी में बीती में काम करे तो पूरे पैरा तलबे को तो ऐसा वाइट वाइट हो जाए तलबे पूरे में सर्दी से। कुछ समझ पैरा के पानी में भीगते ना, पैरा पूरे ऐसा वाइट वाइट हो जाने पैरा पूरे में। अच्छा, पैरों के बीच में पानी रहता है या पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो वाइट वाइट हो जाता है पंजों के बीच में? नल्ला था ना, काम करते ना घर में, मैं पूरा घर में नल्ले तो हाँ। पूरे तले पूरे तले पूरे पैरा के मेरे। समझ आ गया जी, ठीक है। और कोई सवाल? मछलियाँ नहीं खाते, मछलियाँ का क्या? तलबे पैरा के तलबे फिर सूख जाता धूप में गए तो तलबे नींद होता क्या? नींद हो ठीक है, मैं समझ गया। ठीक। हाँ देखिए, ये बेशतर होता है कि कुछ लोग जब पानी में काम करते हैं और प्लास्टिक की चप्पलें लोग यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि दूसरी चप्पलें ख़राब हो जाती हैं और प्लास्टिक ख़राब नहीं होती, तो वो हमारे उंगलियों के बीच में या पैरों पे कहीं भी अक्सर ये उंगलियों के बीच में सफ़ेद हो जाता है और वो एक्जिमा होता है। और ऐसे एक्जिमा के जो भी मरीज़ हों, क्योंकि एक्जिमा का कहीं पर इलाज नहीं है और मैं जो इलाज बता रहा हूँ वो वाकई उसमें बड़ी कीमती फ़ायदा रखा है अल्लाह ने, तो ये लिख के ज़रूर रख लें, क्योंकि एक्जिमा का मरीज़ क्या क्या करता है और उसको फ़ायदा नहीं होता। तो गौन चिलगोज़ा एक चुटकी दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद खा लिया करें, खाने में मिला के खा लिया करें, पानी में मिला के खा लिया करें, ऐसे ही खा के पानी पी लें, तो ये एक अच्छा इलाज है। ये असली लेना, गौन मोरिंगा, नकली मत लेना, फ़ायदा होना मुमकिन है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, वक्फे के बाद हाजिर हुए, आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए मिलकर हकीम साहब को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। इस्तकबाल पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। शुक्रिया, आदाब। बेंगलोर से आयशा एक बार फिर हमारे राब्ते में। जी आयशा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल आप भी मिस कर गए थे, एक सवाल मैं भी पूछना भूल गई थी। वो वेट कम नहीं हो रहा, मेरा वजन कम नहीं हो रहा इस दौरान। और एक और सवाल है कि मेरे पीठ में मोटे मोटे फुंसियाँ बन जाती हैं और बहुत तकलीफ होती है, दर्द भी होता है और पस भी होता है और बाद में दाने निकलते हैं और बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और टूट भी रहे हैं। एक हमारे वालिद साहब के मुतालिक एक सवाल है। जी, वो गर्दन, उनकी गर्दन के कुछ है। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो हमारे शौहर हैं, 75 ईयर्स के हैं उन्होंने। हाँ जी, उनकी गर्दन में ज्यादा दर्द रहता, पेन रहता और उसकी वजह से उन्होंने ज्यादा, उनका नेक पूरा सामने झुक गई, उनकी मुंडी पूरी सामने झुक गई। अब उन्होंने पूरा भी उठा भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से भी नहीं उठा सकते। नेक बेल्ट भी डाले थे, न्यूरोलॉजी के टैबलेट्स भी लिए थे, लेकिन उनकी मुंडी ऊपर उठती भी नहीं। ज्यादा आप बोले तो ना परेशान हो जाते हैं, सीधा बैठ नहीं सकते उन्होंने। ठीक, ये तकलीफ है। ठीक है, ठीक है। मुझे भी लग रहा था कोई सवाल मिस हो गया और शायद आपको भी याद आया था, लेकिन वो फिर अगले कॉलर्स माशाल्लाह लगातार आते रहते हैं। जी हाँ, देखिए
अभी मैं वालिद साहब को एक्सरसाइज करने को भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनका सर उठता नहीं है। अगर हो सके तो, और वो लेट सके तो ऐसे सीधा लिटा दीजिए बेड पर, और ये गर्दन का हिस्सा नीचे लटका दें, बेड से नीचे थोड़ा सा लटका दें और बाकी जिस्म ऐसे ऊपर रहे। अगर ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो ज़बरदस्ती ना करें, और उन्हें लेटा रहने दें 5-5 मिनट, दिन में 4-5 बार लेटा दिया करिए। और वालिद साहब को गोंद सिया देना शुरू करें, आधा ग्राम 1 बार या 2 बार खाने के बाद देना शुरू करें, दूध या पानी से। तो दर्द को कुछ फ़ायदा हो जाए। और या फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनसे आप राब्ता करें, वो कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी महंगी तो होती है, कि उनकी गर्दन में मूवमेंट आ जाए। कैफियत आप समझ सकते हैं उनकी। अगर फिजियोथेरेपी के लायक हैं तो उनको लिए फिजियोथेरेपी कराना ज़रूरी है। अच्छा देखिए, आपकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन सिम्टम जो है वो ऐसे हैं बड़ी उम्र वालों के, यानी वज़न बढ़ना, बाल टूटने, और जो कैफियत आप बता रहे हैं उसके लिए मेरा मशवरा है कि आप अपना मुआयना करा लें, थायराइड और शुगर का, ये दोनों चीज़ें चेक करा लें। और कम उम्र के लोगों को भी ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं दुआ करूँगा कि ना हो, लेकिन सिम्टम आपके शुगर या थायराइड वाले लगते हैं, पहले ये मुआयना करा लें, फिर इलाज शुरू करें। ठीक। नासिर भाई उत्तर प्रदेश से। जी नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, मैंने अपनी वाइफ को आपके यहाँ से गोंद सिया और वो मंगाया था नमक जैतून, जिसमें मैं उनके लीवर पे सूजन भी बताई थी और आंखों पे भी सूजन बताई थी, और उनकी बॉडी में पेन रहता है बहुत। सबसे पहले पीके कैप्सूल भी आपके खाए थे और गोंद सिया भी खाया था, उसमें खाया था, मगर वो सरंजान और उन्नाव वगैरह में मिला कर, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं खाया गया, और वो अब खाली वही मंगाया मैंने। और उसके नमक जैतून के साथ में वो भी ले रही हैं, जो 6 चीज बताते हैं आप, धनिया, मेथी वगैरह ये। तो अभी 7 दिन हुए इनकी खाते हुए, लेकिन अभी कोई थोड़ा बहुत रिलीफ नहीं हुआ और परेशानी बहुत ज्यादा है। बेहतर। जी जी हकीम साहब। अच्छा, ये 6 चीज़ों के पाउडर में जो 100 ग्राम का अगर आपने नुस्खा बनाया है, तो इसमें 100 ग्राम अलसी भी मिला लें, बग़ैर भूने उसमें पाउडर बना के मिला दें, तब इस्तेमाल करें। और गोंद सिया से फ़ायदा होना चाहिए। अगर उनको उन चीज़ों के साथ नहीं चलता जो आपने दी थी, तो वाहिद गोंद सिया दीजिए, आधा ग्राम, और दूध के साथ दीजिए। और उसके बावजूद भी अगर पेट में परेशानी रहे, पेट ठीक ना रहे, तो 1 चम्मच कैस्टोल ऑयल यानी अरंडी का तेल मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब होता है, गर्म दूध में मिला के पूरे दिन में 1 बार ज़रूर पिला दिया करें, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। जालंधर से सलमा साहब, क्या सवाल है? हेलो, नमस्कार मैडम। जी आदाब, फरमाइए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जय हिंद, स्वागत आपका। हाँ जी जी, मेरे ना अखा विच ना वो चीज है जिन्हों नाखून कहते हैं। क्या कहते हैं? आँखों में क्या हो गया? अखा दे विच ना मुरले पासे और नाखून जड़ा मांस जा इकट्ठा हो जाता है, 2 दे। अच्छा। और डॉक्टर बोल रहा भी जिन्ना चिर दिसदा ठीक है, नहीं तो फिर इसका ऑपरेशन होएगा। नाखून जिन्हों कहते हैं। खून सा जम गया है? नहीं नहीं, मास जो अखा दे मूरे नजर दे अगे आ जाता है। अच्छा।
कुछ ऐसी झिल्ली सी आंखों के आगे आ जाती है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ भी जो अखा दे के आ जाएगा जी उस टाइम फिर इसका ऑपरेशन करना है, मांस कटना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी जी हकीम साहब। हाँ देखिए, एक नुस्खा 15 दिन यूज़ कर लीजिए, अगर उससे फ़ायदा नज़र आ जाए तो फिर और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 दिन करना। 15 दिन में आप बेहतरी महसूस करें तो फिर ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं। गुलाबी फिटकरी 2 तरह की आती है, एक सफ़ेद और एक गुलाबी सी होती है, थोड़ा सा रंग लाल सा हो या गुलाबी सा होता है, तो वो ख़रीद लीजिए, ज़रा सी, इतनी सी ख़रीद लीजिए बस। और उसका 1 चावल या 2 चावल की बराबर उसमें से लेकर 100 ml या 200 ml गुलाब जल मिलता है, अच्छा सा लीजिए और उसमें डाल दीजिए और उसको ऐसे हिलाएंगे तो वो उसमें मिक्स हो जाएगी। अब ड्रॉपर से 1 ड्रॉप आप अपनी आँख में रोज़ डाला करिए, 1 बार, ज़रूरत पड़े तो 2 बार डालें शाम को भी, और महसूस करें क्या फ़ायदा हो रहा है। और मुंडी बूटी एक जड़ी बूटी आती है, उसके 4 पीस रोज़ाना पानी में बॉयल करके और पानी छान के ये पी लिया करें रोज़ाना 1 बार, और ये 15 दिन तक करें। 15 दिन में फ़ायदा नज़र आए तो लंबा इलाज करके आपको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। जी जाकिर भाई, इस्तकबाल है, आपका क्या सवाल है? जाकिर भाई मैं सुन पा रही हैं आप? जी अच्छा, मेरे 10 साल पहले फालिज हुआ था मेरे जी। तो मेरे गर्दन के मन के गिरे हुए हैं 3 साइड सामने और 2 साइडों में मन के गिरे हुए हैं। उसके ताल्लुक से बात करें आपकी गर्दन के मनकों में परेशानी है और 10 साल पहले फालिज हुआ था, क्या परेशानी है? जी। मन के सख्त हो गए क्या? नहीं सकते हैं, मेरा जो सारा मुंडी पूरा अच्छे से काम करके सलाम भी पेड़ता हूँ, के ऊपर सब देखता हूँ, मगर मेरे को घुमाटा जो है ना सर में बहुत घुमाटा बहुत रहता है, वो इसलिए बोल रहा। और बताया मन के जो है ना वो मुंडी में देखिए कोई चीज में पट्टा वट्टा कुछ नहीं लगाया, सही है बिल्कुल, लेकिन घुमाटा बहुत है गर्दन से भोजन में बहुत डरता वो। दर्द वगैरह है कुछ? दर्द नहीं है। चक्कर है? दर्द बिल्कुल नहीं है, दर्द नहीं है। चक्कर भी नहीं आते? जी चक्कर भी नहीं आते? हाँ घुमाटा है, घुमाटा और चक्कर आती है। चक्कर आते हैं? ठीक है। हाँ चक्कर आती है, मैं दवा इस्तेमाल करता हूँ, अंग्रेजी दवा। ठीक है। और देखिए हमारे यहाँ कमर यानी ये गर्दन की डिस्क है, ये थोड़ी सी डॉक्टर कहते हैं बढ़ जाती है, और मैं कहता हूँ वो बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, लेकिन कुछ नर्व को दबाती है, नसों को दबाती है, और वो नसें ऐसी होती हैं जो सर में जा रही हैं, तो इसको सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल भी 2 तरह का होता है, एक दर्द वाला, एक चक्कर वाला। तो आपको दर्द वाला नहीं है, चक्करों वाला है। तो ऐसे अपने बेड पर आप ऐसे लेट जाएं सीधा, और गर्दन नीचे लटका लें ऐसे, और बाकी जिस्म का हिस्सा ऐसे सीधा रहे। ये 5-5 मिनट 5 बार दिन में करें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सुकून मिलेगा। ये देखने में तो मामूली एक्सरसाइज है, लेकिन कारगर बहुत है। एक ये और एक ये वाली, पूरी तरह इसको मोड़े, ये पूरी तरह मोड़े। ये पूरे दिन में 3 मिनट करनी है बस। और एक ये एक्सरसाइज है, ये कान अपने मोंढे से मिलाना, ये 3 मिनट।
ये देखने में मामूली लगने वाली एक्सरसाइज हर उस शख्स के लिए बहुत कारगर है जिसको सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, सर में दर्द है, चक्कर आते हैं या मोंढे में, कोहनी में और हाथों में दर्द है। लेकिन इसके रिजल्ट 10 दिन बाद आते हैं। आप अल्लाह पे भरोसा करके एक्सरसाइज करें, हो सकता है दवा की ज़रूरत भी ना पड़े। और अगर गोंद सियाह आधा ग्राम असली पानी या दूध के साथ खाने के बाद लिया जाए तो ये उन नर्व को और हड्डियों और जोड़ों को और आपके डिस्क को मजबूती देता है। तो नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का सिलसिला यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त तो लेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हकीम साहब का एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी मसीहाई का, आपकी करम फरमाई का, आपके खूबसूरत बातों का जो ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का हौसला देती हैं हकीम साहब। बीमारियों से लड़ने के लिए इंसान को ताकत और तवानाई देती हैं, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल, इस्तिग़ना और यकीन का सबक देती हैं। ये तमाम चीज़ें हम कहाँ से लाएंगे? ये सिर्फ़ आपके ज़रिए नाज़रीन तक पहुँचती हैं। तो अपना बेशकीमती वक्त नाज़रीन को देने के लिए, इनायत करने के लिए हद दर्जा ममनून व मशकूर हैं। शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है, जज़ा सिर्फ़ अल्लाह दे सकता है। बहुत शुक्रिया। कदरदानी के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलामत रहें। तो नाज़रीन, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।